हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर देखा गया है कि कोई भी चैप्टर होता है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलो एसएन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन बोलते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको मेनली SN1 और SN2 रिएक्शन को आपको समझाने जा रहा हूं। अब सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है कि यही हमारे पास इसको SN1 क्यों बोलते हैं, इसको SN2 क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो 1 लिखा है ना, ये बताता है मॉलिक्यूलरिटी। क्या बताता है? बोलो मॉलिक्यूलरिटी। ये भी 2 क्या बताता है? बोलो मॉलिक्यूलरिटी बताता है। अब इसके बारे में आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, SN1 में कितना होगा 1, SN2 में कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। तो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो कोई भी अगर रिएक्शन है तो उसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक क्या होता है, बोलो स्लोएस्ट स्टेप होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, बोलो कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास इन्वॉल्व्ड हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। अब आते हैं आपके सामने एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एसएन रिएक्शन का। मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ है सी, और यहाँ पे भी मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा बॉन्ड है और यहाँ पे लगा हुआ है एक्स, और सामने से हमारे पास एक कोई ए माइनस आया। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर इस ए माइनस ने क्या किया, ए माइनस दो काम कर सकता है। देखिएगा, बहुत फोकस होकर करिएगा आप लोग काम। एक तो देखिए, ये हमारे पास होता क्या है, ये एक्स है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। मान लो हेलोजन है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। अगर इसके पास देखे तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा और यहाँ पे हल्का सा डेल्टा क्या होगा, माइनस होगा। अब एक चीज अगर आप देखें ध्यान से, तो जो आपके पास यहाँ पे ये आर एक्स है ना, इट विल बिहेव एज अ, कैसा बोलो, एज अ इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करेगा। और सामने वाला ये जो ए माइनस है, ये कैसा बिहेव करेगा, बोलो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, इस ए के पास दो ऑप्शन है, या तो ए जाए इस एच को खाए। अगर 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 ए एच को खाएगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल से नाम चेंज होगा, इसका नाम हो जाएगा बेस। क्या नाम हो जाएगा, बोलो बेस। बेस को पसंद है कौन? एच। कौन पसंद है, बोलो एच। अगर इसने ऐसा नहीं किया, अगर इसने ऐसा किया, जाके यहां पे अटैक करके इस एक्स को बाहर निकाल दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो पहले वाले केस में क्या होगा, बोलो ये हमारे पास बेस बन के जाएगा, एच को खाएगा, इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक्स यहां से निकलेगा और आपको कुछ सी और ये डबल बॉन्ड ऐसा हमारे पास दिखने को मिलेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये यहां से जाएगा भागते हुए और क्या करेगा, बोलो एच वहां वैसा ही पड़ा रहेगा और ये एक्स को वहां से रिमूव करके उसके जगह पे कौन लग जाएगा, बोलो ए लग जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पहले हमारे पास एक्स हुआ करता था उसके जगह पे कौन आ गया, एक्स को हटा के ए आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, बोलो एसएन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, बोलो एसएन रिएक्शन है। और इसके ऊपर वाला अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, बोलो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली स्टडी करने जा रहे हैं एसएन रिएक्शन के बारे में। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एलिमिनेशन के बारे में तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम हमारा आज का पूरा फोकस किस पे रहेगा, बोलो एसएन रिएक्शन के बारे में रहेगा। हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं कि कब एलिमिनेशन होगा, कब हमारे पास एसएन रिएक्शन होगा, उसको हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी आज का फोकस पूरा का पूरा आपका फोकस किस पे होना चाहिए, बोलो एसएन रिएक्शन पे होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसएन मैकेनिज्म के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग SN, और कौन सा मैकेनिज्म की बात करेंगे, बोलो SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके सामने सी होगा और यहाँ पे हम मान लेते हैं बेज पे कोई एच लगा है और इसके डैश पे भी कोई एच लगा हुआ है और एक ऊपर एच लगा है और इस साइड में हमारे पास कोई एक सीएल लगा है। अब आपको पता है कि सामने हमारे पास कौन आएगा, एक हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफाइल। मान लेता हूं कि हमारे पास ये
NaOH हमारे पास OH माइनस कैसा बनेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कैसा होना चाहिए बोलो, इसको इलेक्ट्रोफिलिक होना पड़ेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे डेल्टा माइनस आता है और यहाँ पे क्या आता है बोलो, डेल्टा प्लस आता है। यहाँ पे बताओ लिविंग ग्रुप क्या होगा, आपका जो Cl यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये Cl हमारे पास क्या बोलो, लिविंग ग्रुप है। ये Cl क्या आपका लिविंग ग्रुप है। अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा ना इसको, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो वो कहां से अप्रोच करेगा, ये कोशिश करेगा कि मिनिमम रिपल्सन हो। तो क्या ये चाहेगा कि एक जो ये न्यूक्लियोफाइल है, Cl भी एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसे रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है बोलो, सब्स्टिट्यूट करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और कहां से अटैक करने की कोशिश करेगा, उससे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जो कि उससे कितने दूरी पे बोलो, 180 एंगल पे। तो ये क्या करेगा, इसको पीछे से अटैक करेगा और क्या बनाएगा बोलो, अब यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा कुछ H, और यहाँ पे दिखेगा क्या, वेज पे H दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा H, और यहाँ पे कौन लग चुका होगा बोलो, यहाँ पे लग चुका होगा OH। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे सारा, आपने क्या देखा कि यहां से Cl हमारे पास निकल चुका है और हमारे पास कौन लग चुका है बोलो, यहाँ पे हमारे पास लग चुका है कौन, यहाँ पे हमारे पास लग चुका है OH। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, इस पे फोकस करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा मैकेनिज्म इसका, देखते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपके पास था कौन, एक C था और इसके पास H लगा हुआ था, और यहाँ पे एक H ऐसा और एक H ऐसा, और सामने कौन लगा था, Cl। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इस Cl का क्या होगा, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग क्या होगा बोलो, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और सामने से OH माइनस आया होगा, इसने क्या किया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहां पे दिया होगा बोलो, इसके एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल में दिया होगा। क्योंकि अटैक कहां से करेगा बोलो, इसके बैक साइड से अटैक करेगा ताकि रिपल्सन मिनिमम हो, और उसके कहां पे अटैक करेगा, उसके एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल में करेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका हम TS बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा हुआ क्या होगा, यहां से CH और यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, दूसरा H यहां पे जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा होगा। और जब ये अटैक किया होगा तो Cl यहां से जुड़ा है और OH यहां से धीरे धीरे क्या कर रहा होगा बोलो, जुड़ रहा होगा। तो इस पे जो निकल रहा है इस पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, जो जुड़ रहा है इसके ऊपर भी चार्ज कैसा रहा होगा बोलो, डेल्टा नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ आपको ऐसा क्या देखने को मिलेगा बोलो, ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपका देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं से पेंटावैलेंट हो चुका है। आगे क्या होगा बोलो, आगे हमारे पास फाइनली क्या हो चुका होगा बोलो, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड का ब्रेकिंग चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे क्या चल रहा है बोलो, बॉन्ड का फॉर्मेशन चल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, ये C और ये H, और यहां से क्या हो चुका होगा, ये Cl बाहर जा चुका होगा, और यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपके पास आ चुका होगा H, और यहां पे हो चुका होगा H, और यहां पे कौन लग चुका होगा बोलो, OH। तो ये सारा तो प्रोसेस होता है कभी भी SN2 रिएक्शन होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था आपका, पहले ये लिविंग ग्रुप आगे लगा हुआ था, अब Cl कहां लग गया बोलो, ये जो Cl आगे लगा हुआ था वो OH अब आके कहां पे लग गया, पीछे। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बोलो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। हालांकि यहां पे होना क्या चाहिए बोलो, सारे ग्रुप अलग अलग रहेंगे, जैसे H, D और T आ जाए तो हम बोलेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा फॉर्मेशन था बोलो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है। अब अगला पॉइंट आता है, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। SN2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, नोट करिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये कितने स्टेप में हुआ। आप एक चीज बताओ, क्या कोई इंटरमीडिएट बना इस पूरे रिएक्शन में, कहीं पे आपको कोई इंटरमीडिएट दिखा, क्या कोई इंटरमीडिएट दिखा यहाँ पे, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कितने स्टेप का रिएक्शन है बोलो, 1 स्टेप रिएक्शन है, या फिर बोल सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगला पॉइंट, क्या यहाँ पे इस पूरे SN2 में कहीं पे कार्बोकेटाइन बना, क्या नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से किया, आगे से या पीछे से, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक किया बोलो, अटैक कहां से किया बोलो, अटैक फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ किसका, ऑफ लिविंग ग्रुप। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला, प्रोडक्ट कैसा बना बोलो, यहां पे इन्वर्टेड बना या रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब जैसा वहां पे आगे लगा हुआ था तो आगे लगा, या पीछे मतलब कैसा हो गया बोलो, इन्वर्टेड हो गया। तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिला बोलो, यहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिला है। इज दिस क्लियर, यहां पे आपको कैसा प्रोडक्ट मिला है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि यहां पे जो रेट लिखते हैं ना, रेट क्या होगा आपका, रेट हो जाएगा
यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे किसका, SN2 का, और ये डिपेंड किस पे करेगा। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन दिख रहा है आपको, आपके पास यहाँ पे एक सबस्ट्रेट भी दिख रहा है और कौन दिख रहा है बोलो, न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, RX पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा बोलो, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा दोनों पे डिपेंड करेगा रेट। अगर रेट दोनों पे डिपेंड करेगा तो बताओ 6 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बताओ कितना हो जाएगा, ऑर्डर बताओ कितना हो जाएगा। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 2। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी, बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं 6 पॉइंट का, ये 6 हो गया, तो ये 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने स्पीसीज, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं ट्रांजिशन स्टेट में। तो बताओ यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं बोलो 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा बोलो, इसका 2 हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्या अच्छे से सारी चीजें क्लियर है। और दो छोटे छोटे पॉइंट और आपको बता दे रहा हूं, 7 के बाद आपके सामने आ जाता है 8वां पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। 8वां पॉइंट ये आता है हमारे पास, क्या अगर अगर हम इस H को, अगर इस H को हम D से रिप्लेस कर दें तो क्या इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहाँ पे कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं काइनेटिक इफेक्ट। तो इसको लिख सकते हो नो काइनेटिक, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। यहाँ पे नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अगला पॉइंट कितने हो गए, 7 हो गए, एक 8 हो गया। 9वां पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। 9वां पॉइंट आपके सामने ये आ जाता है कि क्या यहाँ पे एलिमेंटल इफेक्ट है। एलिमेंट इफेक्ट क्या होता है कि इस Cl को, लिविंग ग्रुप को हम किसी और लिविंग ग्रुप से चेंज कर दें तो क्या यहाँ पे रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगर हम इस लिविंग ग्रुप को चेंज कर दे तो जरूर इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एलिमेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एलिमेंट इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एलिमेंट इफेक्ट किससे रिलेटेड बोलो, ये देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, लिविंग ग्रुप के देखते हैं। और ये किसके देखते हैं बोलो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखते हैं। किसको, H को कन्वर्ट करके किसमें, D में, इसके आइसोटोप में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए कभी कभी आपसे ऑर्डर पूछेगा कि SN2 कब अच्छे से होगा, किसका स्लो होगा, किसका फास्ट होगा। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आप इस TS का स्टेबिलिटी देख लेना। अब ये TS कब स्टेबल होगा बताओ। अगर इस TS को स्टेबल करना है तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर दिख रहा है, इस TS में कैसा कैरेक्टर दिख रहा है, एनायन लाइक कैरेक्टर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बोलो, एनायन लाइक कैरेक्टर दिख रहा है। अगर ये एनायन लाइक कैरेक्टर दिख रहा है, अगर इसको स्टेबल करना है तो आपने बेसिक फंडा पढ़ रखा है। किसी एनायन को स्टेबल करने के लिए कैसा ग्रुप लगाना पड़ेगा आपको बोलो, इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसा ग्रुप होना चाहिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो होगा क्या, वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या करेगा बोलो, SN2 को फेवर करेगा। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो हमारे पास SN2 को फेवर नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहां से पता चला, क्योंकि इसके ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टर कैसा बोलो, एनायन लाइक कैरेक्टर है। तो ये पूरा कहानी किसका था बोलो, SN2 का था। आई होप ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको, जो ये लिविंग ग्रुप था ना SN2 मैकेनिज्म में, ये खुद से नहीं बाहर जाता, इसको लात मार के बाहर निकालता है कौन, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकालता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उसको हेल्प करता है क्या, लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर निकालने में। अब आते हैं SN1 रिएक्शन पे, बहुत अच्छे से आप लोग फोकस होके समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम अगला हिंट डालते हैं आपके सामने, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म तो देख के ही पता चल चुका होगा कि 1 का मतलब क्या होता है बोलो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल लेने जा रहा हूं कि मान लीजिए आपके सामने यहां पे लगा हुआ है CH3 और यहां पे लगा है आपके डैश पे एक CH3 लगा है और यहां पे क्या लगा बोलो, यहां पे एक CH3 लगा हुआ है। अब होगा क्या, मान लीजिए फिर से आपके सामने लगा हुआ है Cl। अब क्या करना है देखिएगा, यहां पे करना क्या है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पहला पॉइंट तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहाँ पे वीक लेंगे। वहां पे लात मार के भगाने वाला था, यहाँ रिक्वेस्ट करके कहेगा आप निकल जाइए, फिर हम आपके जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपका Cl है ना, यहाँ पे जो Cl है, यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पे जो RDS है ना, कि Cl माइनस को हाथ जोड़ के दूर से ही खड़ा रहता है कि Cl साहब आप बाहर निकल जाइए, फिर आके हम लगेंगे। तो RDS स्टेप में सबसे पहला काम तो यही होता है कि यहां से पहले तो Cl निकल जाता है,
उसके बाद वो अटैक करने आता है, पहले नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी था। वहां पे न्यूक्लियोफाइल आया था, लात मार के बाहर निकाला था। यहाँ ऐसा नहीं होता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि आप थोड़ा निकल जाइए फिर हम अटैक करेंगे, जब तक आप लगे हो हम अटैक करने नहीं आएंगे। क्योंकि हम कैसे नेचर के हैं बोलो, हमारा नेचर कैसा है, वीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या दिखेगा आपको, जब आपका सीएल निकल जाएगा तो धीरे धीरे सीएल माइनस यहाँ रास्ता छोड़ के इधर से कहीं से जा रहा होगा और आपको ये दिखेगा sp2। अब आप किस सामने कौन आएगा बोलो, अब इस मैदान में कौन आएगा बोलो, अब इस मैदान में आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि इसके पास दो दो ऑप्शन है, ये तो चाहे आगे से अटैक करे, ये तो चाहे पीछे से अटैक करे। अब थोड़ा सोचिएगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है फ्रंट साइड से, तो ये कैसा दिखेगा, CH3, और ये दिखेगा C, और यहां पे दिखेगा CH3, और यहां पे दिखेगा कैसा बोलो, ये दिखेगा CH3, और यहां पे लगेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आपके पास आके लग जाएगा। लेकिन अगर यहां पे ऐसा अटैक होता है C, तो ये कैसा दिखेगा, CH3, और यहां पे दिखेगा आपके सामने CH3, और यहां पे दिखेगा क्या, CH3, और ये हमारे पास यहां पे न्यूक्लियोफाइल आके लग चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, ये जो सेम साइड से आके लगा तो ये कैसा हो जाएगा, रिटेन्ड रह जाएगा। तो आपके पास रिटेन्ड प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सीएल आपका इधर लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से लग गया, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बोलो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो वहां पे रेशमाइजेशन होता है। क्या होता है बोलो, रेशमाइजेशन होता है। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान देना है कि हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा था, कौन से साइड से, फ्रंट साइड से, तो कहीं ना कहीं जो Cl माइनस यहां से निकल के जा रहा था, थोड़ा इसका धक्का देगा, बोलेगा भैया यहां से थोड़ा कम आओ। तो कहीं ना कहीं जो रिटेन्ड प्रोडक्ट होगा ना, थोड़ा थोड़ा मे बी इट मे बी पॉसिबल कि वो इन्वर्टेड से थोड़ा बहुत क्या हो, कम हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका 100% रेशमाइजेशन होगा ही होगा। अच्छा, एक आपको छोटा सा चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि सीएल को निकाला कौन होगा। ये पॉइंट कि सीएल अपने आप को तो निकलने के लिए रेडी बैठा नहीं हुआ है, तो सीएल को निकालने के लिए हेल्प कौन करता है ना, ये क्या करता है कि एक तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है, ये बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। तो लिख सकते हो कि गेट डिसोसिएट डिसोसिएट ड्यू टू, गेट डिसोसिएट ड्यू टू क्या चीज बोलो, स्टेरिक क्राउडिंग। तो आपने कहीं ना कहीं देखा कि अगर हमको जाना है किसके थ्रू बोलो, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, इट गेट डिसोसिएटेड बिफोर अप्रोचिंग। अब ये क्या होता है ना, जो ये Cl माइनस है, ये जब न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही अपना काम तमाम कर चुका होता है। Cl माइनस निकल के बैठ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बना के बैठ जाता है। अब इसको निकलने में हेल्प कौन करता है बोलो, कौन हेल्प करता है इसको निकलने में, हेल्प करता है हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है जिसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प कैसे करता है इसको निकलने में, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं H2O है, तो H2O के पास क्या होगा बोलो, HO और H होगा, ऐसा होगा HO और क्या होगा, H होगा, ठीक। तो यहां पे आपको पता है डेल्टा माइनस है, यहां पे क्या है, डेल्टा प्लस है, तो इधर सामने से कौन आएगा, HO और H आएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्लस को ये स्टेबलाइज कर रहा होगा और नेगेटिव को क्या कर रहा होगा बोलो, यहां से ये पोलराइज कर रहा होगा कुछ ऐसा, और क्या करेगा बोलो, इसको पोलराइज करके यहां से इसको तोड़ के अलग लेके जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज बना इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इसको हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। अगर एक चीज और ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ना आए, तो जो आपके पास ये जो सॉल्वेंट लेके बैठे हो ना, यही सॉल्वेंट कैसा बिहेव कर जाता है बोलो, इन SN1 यही सॉल्वेंट बिहेव कर जाता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी पॉइंट आपको छोटा सा ध्यान देना रहेगा। तो ये Cl माइनस को निकालने में कौन हेल्प करता है बोलो, कहीं ना कहीं हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं निकाल के बाहर लेके जाता है। तो जब इसको बाहर लेके कौन जा रहा होगा बोलो, इसको बाहर लेके कौन जा रहा होगा, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके जा रहा होगा। तो आई होप आपको यहां तक सारा कहानी समझ में आ गया होगा। तो बताओ यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट कौन बना, बताओ इंटरमीडिएट आपके पास क्या मिला, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन, हमारे पास क्या मिला, कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या मिला बोलो, इंटरमीडिएट मिला। यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट हमारे पास आके मिला है। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट किसके बारे में बोलो, SN1 मैकेनिज्म के बारे में। पहला पॉइंट तो यही होता है
कि ये कितने स्टेप में हुआ, एक स्टेप में, ये दो स्टेप में। देखो पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो स्टेप कितने हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ स्टेप हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ स्टेप आपके सामने आ जाएंगे इक्वल टू कितने, 2। ये पहला पॉइंट आ गया कि यहाँ पे कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। लेकिन SN2 कितने में होता, पीछे से अटैक, वो निकला खटैक, एक स्टेप में। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा शांति से पहले निकल के कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, आगे से भी कर रहा है, पीछे से भी कर रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा केस नहीं था। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा बोलो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कहीं पे होता है तो अगर उसको मौका मिलेगा तो क्या कर लेगा बोलो, रीअरेंजमेंट कर लेता है। क्या कर लेता है बोलो, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा बोलो, रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा मिला बोलो, बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा मिला। यहाँ पे आपको रिटेंड और एंड इन्वर्टेड दोनों टाइप के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। रिटेंड एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अगर हम रेट लिखना चाहे तो रेट क्या लिखेंगे बोलो, रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, के। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारे पास हमारे पास जो बना हुआ है स्लोएस्ट स्टेप, ये हमारे पास स्टेप कैसा हो जाएगा बोलो, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में आपके पास कितने इन्वॉल्व बोलो, एक ही केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो क्या हो जाएगा बोलो, के, और क्या हो जाएगा बोलो, RX हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर चाहो तो इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है बोलो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में दिख रहे हैं। तो रेट क्या हो जाएगा बोलो, के RX से हमको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, बाई मॉलिकुलर यूनिमॉलिकुलर। आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि हमारे पास कैसा हो जाएगा बोलो, यूनिमॉलिकुलर हो जाएगा, यूनिमॉलिकुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगला कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या। आप सिंपल सी बात, H को D में कन्वर्ट कर दो, इतना कोई खास इसका यहाँ पे भी रोल नहीं होता। तो हम बोलते हैं नो काइनेटिक, नो काइनेटिक क्या चीज, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब अगर हम H को हम D से भी चेंज कर देंगे तो भी खास कोई इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें 7 पॉइंट का, एलिमेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या। आप खुद बताओ कि अगर हम इस Cl के जगह पे I लगा दे, Br लगा दे, तो अलग अलग हमारे पास क्या रेट हो जाएगा क्या। एक्चुअली ये तो रिएक्टेंट में ही है ना, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलिमेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। SN1 रिएक्शन के बारे में भी तो मैंने 2 पेज में आपको सारी चीजें समझा दिया। SN1 क्या है, SN2 क्या है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और दोनों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए जो ब्रिज हेड था ना, ये ब्रिज हेड बहुत बड़ा हो जाए आपके सामने, ब्रिज हेड कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, ऐसा ब्रिज हेड। अब इन दैट केस यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। और तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे SN1 और SN2 की बात करें तो हम प्रिफर करेंगे किसको बोलो, SN1 को प्रिफर करेंगे, SN2 को प्रिफर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि SN2 अगर होना है तो इसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टेरिक, तो इसे SN2 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, SN1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सामने कहीं पे आ जाए नियोपेंटाइल, कहीं पे आ जाए नियोपेंटाइल, यहाँ पे X लगा है, बताओ ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए बोलो, SN2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी SN2 नहीं कराना, यहाँ पे भी क्या कराना बोलो, SN1 कराना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी SN1 होगा, यहाँ पे भी SN1 होगा। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ SN2 और SN1 के बारे में डिफरेंस बता रहा हूं, देखिएगा, फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पहला पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि जब भी SN2 की बात करोगे, बताओ 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, SN2 सबसे पहले किसके पास कराएगा, SN2 मतलब पीछे से अटैक करना है, पीछे अटैक करना मतलब जगह खाली होना चाहिए। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बताओ कौन होगा फास्ट, बताओ। सबसे पहले होगा किस पे, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री।
अगर आप चाहो तो लिख सकते हो आगे कौन CH3 और हमारे पास कौन X, या इसके पहले कौन आ जाएगा बोलो, अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए। यहाँ पे कैसा हो जाएगा उल्टा, सबसे पहले किस पे होगा बोलो 3 डिग्री, देन बोलो 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सबसे लास्ट पे किस पे होगा बोलो CH3X। अगला आपके सामने कहीं आ जाता है RI, RBr, RCl और आ जाता है RF। बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, बताओ यहाँ पे लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है बोलो RI, तो शानदार लिविंग ग्रुप, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या जाएगा, RI, RBr, RCl और RF। सेम यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जैसे अगर हमारे सामने आ जाए RI, RBr, RCl और RF, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट किसका निकलेगा बोलो, सबसे फास्ट निकलेगा RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। या यहाँ पे दोनों ऑर्डर कैसे आएंगे बोलो, सेम आएंगे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बोलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पीछे से अटैक कराना है, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कैसा होना चाहिए बोलो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कैसा होना चाहिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। बोलो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो क्या कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, वो SN2 की तरफ चला जाएगा। SN1 कराने गए हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिए तो कहाँ भाग जाएगा, वो SN2 की तरफ भाग जाएगा। तो हमको उससे क्या करना है, बचाना है। तो हम यहाँ पे किसको ले लेंगे बोलो, पुअर न्यूक्लियोफाइल को ले लेंगे। अगला चौथा पॉइंट, यहां पे हम लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि हमको वहां से कुछ रिमूव तो करना नहीं है ऐसा। लेकिन यहां पे क्या लेंगे बोलो, यहां पे हम क्या लेंगे चौथे पॉइंट पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कैसा हो गया, जैसे हमारे पास एसीटोन हो गया, एसीटोन हो गया, जैसे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, DMSO हो गया, DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया। ये सब कैसे कहलाते हैं बोलो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अगला आपके सामने आ गया DMF। DMF मतलब क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो N और एक मिथाइल, दो मिथाइल, और यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड O और H। ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। इसके अंदर आप ले सकते हो जैसे आपके सामने पानी हो गया। ये सब कैसे हो गया हमारे पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। क्या यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कहीं आपके सामने आ जाए हमारे पास, देखिएगा 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, और कहीं आ जाए CH3X आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन चारों को हम कंपेयर करते हैं तो देखिएगा, हमको लेते हैं, हम बात करते हैं SN1 का, बात करते हैं और बात करते हैं SN2 का। बताओ SN1 कहां पे फेवर करता है, SN1 कहां पे फेवर करता है, SN2 कहां पे फेवर करता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए SN2 का मतलब क्या हो गया, बाई मॉलिकुलर, मतलब पीछे से ये अटैक करेगा और आगे से क्या होगा, लिविंग ग्रुप अटैक बाहर निकलेगा, तभी तो वो SN2 होगा। तो पीछे से अटैक करने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए बोलो, साफ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आपको 1 डिग्री मिले या CH3X मिले, बिना सोचे समझे लेके जाओ किसकी तरफ बोलो, SN2 की तरफ लेके जाओ। लेकिन SN1 में क्या होता है, प्योर कार्बोकेटाइन बनता है। तो जब जब आपको, अब प्योर कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर 3 डिग्री दिखे तो सबसे पहले सोच लो कि हम कहाँ लेके जाएंगे बोलो, SN1 की तरफ लेके जाएंगे। तो एक चीज बताओ, क्या 3 डिग्री को SN2 की तरफ लेके जाओगे क्या, ना भैया ना। क्या SN1 1 डिग्री को हम SN1 की तरफ लेके जाएंगे क्या, नहीं नहीं नहीं। क्या हम CH3X को SN1 की तरफ लेके जाएंगे क्या, नहीं। तो आपको ये सारा चार्ट समझ में आ गया होगा। अब मामला फंसा किसकी तरफ बोलो, 2 डिग्री के लिए फंसा। तो 2 डिग्री पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास SN1 होगा कि SN2 होगा। ये कहां से पता चलेगा आपको, ये आपको यहाँ पे इन सारे पॉइंट को देखना पड़ेगा कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, हमारे पास लिविंग ग्रुप कैसा है, हमारे पास सॉल्वेंट कैसा ले रखे हैं, पोलर प्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है। उसके बेसिस पे हम 2 डिग्री को डिफाइन करेंगे। इसका अलग अलग जगह पे चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। क्या आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? क्या आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई? क्या आपको और ऐसे वीडियो चाहिए? क्या आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए एलिमिनेशन के बारे में? क्या आपको और ऐसा वीडियो चाहिए, हमारे पास क्या डिफरेंस है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में? अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को SN1 और SN2 बता सकते हो और उसके क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।